प्रमाणशक हैं अरहम टीम। आज हम उन लोगों से पूछते हैं जो तरह तरह की इंजीनियरिंग करके, बड़े बड़े कोर्स करके और बहुत बड़ा बड़ा पैकेज लेकर के बड़ी बड़ी शहरों में आज बैठ कर के, समझ आ रहा है, अपने उस विज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो विज्ञान अब उनके जीवन में काम आ रहा है, हमें ये बता दें। समझ आ रहा है? अगर उन बेंगलोर और पुणे में पड़े हुए अपने घरों के बच्चों के लिए अगर अनाज नहीं मिल पा रहा हो, शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल पा रहा हो, समझ आ रहा है, तो उन्हें अब सीख लेना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी से हमने क्या सीखा है और इससे हमें क्या मिलेगा। अगर हम अपने जीवन की रोजमर्रा की समस्याओं, रोजमर्रा की आपूर्तियों की पूर्ति ना कर पाए तो हमारे लिए इस विकास से कौन सा लाभ मिलने वाला है, ये हमें प्रकृति सबक सिखाने के लिए इस तरीके की हमारे सामने व्यवस्थाएं बना देती है। हम अपने दिमाग को विकास के नाम पर जितना उग्र बना रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे, हम थोड़ा सा ठंडा करें। समझ आ रहा है? हम विकसित नहीं बनना चाहते, हम विकासशील ही रहना चाहते हैं। ये हर व्यक्ति के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि विकासशील होने का मतलब क्या है? उत्तरोत्तर उन्नति की ओर बढ़ना, प्रोग्रेसिव है वो, यही हमारे लिए सफलता है। विकसित होने का मतलब क्या है? कि हम हो गए, सेटल हो गए, ठहर गए एक जगह है। हाँ, तो वो चीज जब आ जाती है सामने तो आदमी फिर अहम में आ जाता है और फिर उसका आगे का विकास नहीं हो पाता है। हमें कभी सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाना है। और आज अगर हमने जितनी भी उन्नति इस विकसित बनने के लिए की है, तो वही उन्नति आज हमारे लिए भारी पड़ रही है। जितनी भी तरीके की तकनीकी चीजें थीं, आज सबको बंद करना पड़ा, तब जाकर के वातावरण शांत हुआ, तब जाकर के आदमी शांत हुआ, तब जाकर के आदमी अपने घरों में बैठ पाया, अपने घर के लोगों के साथ में थोड़ा सा उसने समय बिता पाया। लेकिन जिस दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं चीजें, अब उन पर एकदम से ब्रेक लगता है, उन पर एकदम से लॉक लग जाता है, तो बहुत बड़ा झटका तो लगता है। क्या समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम ये देखें कि इससे हमने पॉजिटिव रूप में क्या पाया, वातावरण में क्या अच्छा हुआ, हमारे मानसिकता में क्या अच्छा आया, हमारे घर व्यापार के उन व्यवहारों में क्या अच्छा हुआ जो हम घर पर रह करके कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी सीख ये मिल सकती है कि आज भी हमारे देश में जीवन की उपयोगी जितनी भी गृह सामग्रियां हैं, वो सब हमारे पास में आज भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। और उसी की उपलब्धि से आज हम बड़े बड़े लॉकडाउन लंबे समय तक चलने के बावजूद भी अपने घरों में बैठ करके सुकून से, शांति से रह पा रहे हैं। ये किस कारण से? कि यहां पर अन्न की मारामारी नहीं है। समझ आ रहा है? हम मांसाहारी लोग नहीं हैं, तो हमें किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है कि कहां पर मछलियां मिलेंगी, कहां अंडे मिलेंगे, कहां मांस मिलेगा। समझ आ रहा है? अन्न घर घर मौजूद है। लेकिन फिर भी भारत के अंदर अभी भी लोगों के दिमाग इतने अच्छे नहीं है, ठीक नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। अभी भी लोग इन अन्न की सामग्रियों की तरह लोगों के पास उन सामग्रियों को भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो नॉन वेज के रूप में कही जाती हैं, और जिसके माध्यम से ही सबसे ज्यादा प्रकृति का ये संतुलन बिगड़ता है। जब तक नीति आयोग के लोग, नीतिकार इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि ये ऐसी चीजें नहीं है जिन्हें हम घरेलू खाद्य सामग्री के रूप में सामने लाएं और इसको खाद्य सामग्री से अलग हटाया जाए, अंडा, मांस, मछली ये खाद्य सामग्रियां नहीं है, इनकी आपूर्ति का ठेका सरकारें न लें, खाद्यान्न की सामग्री का ठेका लें। और अगर इस तरीके की कोई नीति आयोग बनकर के इन चीजों में एक डिफरेंस पैदा करें, तो मैं समझ सकता हूं कि आज भी भारत को अपने अंदर
अपनी संस्कृति से जुड़ने का और अपनी संस्कृति के साथ विकास करने का कोई ज्ञान है। अगर इन नीति वालों लोगों के पास में इस तरीके का ज्ञान नहीं है तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के विकास से आपकी कोई भी उन्नति हो सकेगी और आपके लिए हित हो सकेगा। आज यह भी एक बहुत बड़ी विडंबना है कि हमने इन चीजों को भी खाद्यान्न के रूप में सामने लाना शुरू कर दिया है। ऐसे नीति आयोग बनने लगे हैं। मछली, मांस, अंडा, इनको खाद्यान्न सामग्री जैसे गेहूं, चावल, तेल आदि जो बांटे जा रहे हैं उसी की तरह इनको बांटा जा रहा है। जब तक हमारे दिमाग में इस तरह का ज्ञान पैदा नहीं होगा कि ये खाद्यान्न सामग्री नहीं है, ये हमने अपनी विकृतियों से इसे खाद्यान्न के रूप में सामने ले लिया, इसको अन्न नहीं कहा गया है, इसको खाद्य सामग्री में कैसे कहा जा सकता है। कल आपको सुना रहा था मैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। क्या समझ आ रहा है? अब आप सोचो कि मेरे देश की धरती क्या उगल रही है और आप अपने मुंह से क्या उगल रहे हो। क्या समझ आ रहा है? आज सबके मुंह बंद कर दिए गए, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा जब भी कभी पैदा हुआ है तो मांसाहारी लोगों से पैदा हुआ है। और पिछले भी समयों पर जब महामारियां हुई हैं, आप उनका इतिहास पढ़ लेना कि जितनी भी महामारियां आई हैं वो सब महामारियों में गरीब गांवों से कभी महामारियां नहीं फैलती हैं। आप ये ध्यान रख लेना। समझ आ रहा है? जहां खेती के इलाके हैं, शाकाहारी इलाके हैं, वहां से कभी महामारियां नहीं फैलती हैं। पिछला इतिहास पढ़ लेना आप, और ये पर्यावरण विज्ञ इस बात की बिल्कुल आपको जानकारी देंगे कि ये महामारियां सबसे ज्यादा उन देशों से फैलना शुरू होती हैं जहां पर सबसे ज्यादा मांसाहार होता है, जो सबसे ज्यादा समृद्ध कहलाते हैं। और महामारियों को बाहर से अपने देश में लाने का सबसे ज्यादा अगर जिम्मा जाता है तो उन लोगों को जाता है जो सबसे ज्यादा विदेशी यात्रा करते हैं। ऐसे वह मिलिट्री के लोग जो सीमाओं पर उन लोगों से संपर्क रखते हैं, जो समुद्री यात्राओं के माध्यम से सबसे ज्यादा यातायात करते हैं। इस तरह के लोगों के माध्यम से ही बाहर के देशों से बीमारियां अपने देश में आती हैं। ये पहले भी ऐसा हुआ और आज भी ऐसा ही हो रहा है। अगर ये ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, हमारा देश सुरक्षित होता। अगर ये बाहर के लोगों से हमारा संपर्क नहीं होता, उनका आना जाना अगर इस तरीके से यहां पर नहीं होता, तो हमारे देश में ये बीमारी नहीं होती। सबसे ज्यादा बीमारी को फैलने का, महामारी को फैलने का जिम्मा होता है उस अमीर तबके के लोगों का, जो दुनिया में सैर करते हैं और एक जगह से बीमारी उठा करके दूसरी जगह पर पहुंचा देते हैं। समझ आ रहा है? गरीब आदमी के माध्यम से कभी दुनिया में बीमारी नहीं फैली। आप इतिहास पढ़ के देख लेना, जितनी भी वैज्ञानिक दावे हैं उनको आप पढ़ के देख लेना, आप उसकी स्टडी कर लेना। गरीब को तो इसका शिकार होना पड़ता है। मांसाहारी जानवरों के माध्यम से, मांसाहारी आदमियों के माध्यम से ये बीमारियां फैलना शुरू होती हैं और शाकाहारियों को इसका शिकार बनना पड़ता है। क्योंकि जब कोई आपदा आती है तो फिर उस आपदा में ये नहीं देखना पड़ता है कि कौन मांसाहारी है कौन शाकाहारी है, फिर तो उसके संपर्क में जो आया सबके लिए। तूफान आएगा तो जो उसके सामने आएगा नष्ट होएगा, बाढ़ आएगी जो उसकी चपेट में आएगा बहेगा, महामारी कोई भी फैलेगी, फिर चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, जो भी होगा फिर उसकी गिरफ्त में आएगा, मिटेगा। लेकिन ये सबसे ज्यादा क्यों फैलता है, कहां से फैलता है, इसका ओरिजिन क्या है, आप देख लेना। ऐसे विदेश हैं जहां पर सबसे ज्यादा मांसाहार होता है और जहां के लोग किसी भी जीव जंतु का मांस खाने में कोई एहतियात नहीं बरतते हैं, आज उन्हीं के मुंह से सबसे ज्यादा वायरस निकल रहे हैं। और उसके लिए आज पूरे विश्व में सबके मुंह बंद करने पड़ रहे हैं। केवल मांसाहारी के ही मुंहों पे मास्क लगवा देते तो ठीक रहता। समझ आ रहा है? लेकिन ऐसा विभाजन कोई सरकारें करने की हिम्मत कहां कर सकती हैं।
शाकाहारियों के मुंह पे भी अब ये करना पड़ रहा है, क्योंकि शाकाहारी भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मांस का सेवन कर रहे हैं। आज देखो जितने भी डॉक्टर हैं सब कितने खुश हैं कि अब हार्ट के मरीज, डायबिटीज के मरीज बहुत कम आ रहे हैं। इस मौसम में जहां पर दिल के दौरे सबसे ज्यादा पड़ते थे, सबसे ज्यादा जो है इस समय पर मरीजों का आना होता था, बीमारियां बहुत कम है। क्यों कम है? जंक फूड मिल नहीं रहा, फास्ट फूड मिल नहीं रहा, लोग अपने घरों की दाल रोटी सब्जी अच्छी खा रहे हैं, स्वस्थ रह रहे हैं। समझ आ रहा है? ये सब चीजें हमें बता रही हैं कि आप अभी भी अपनी आदत डाल लो। 21 दिनों के अंदर जो आपने सीखा है आगे जीवन भर भी वही चीजें अपनाए रखना। समझ आ रहा है? और अगर ये लॉकडाउन और बढ़ जाए तो कोई बात नहीं है, आपकी आदतें सुधारने में कई महीने और लग सकते हैं। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बिजनेस में उतार चढ़ाव आएगा, बिजनेस में थोड़ी सी हमें नुकसान सहन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हम जीने का ढंग, जीने का तरीका सीखें। और वह तरीका आज हमें सीखने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अपने घर में रह करके अपने घर की बनी हुई चीजें खाओ। समझ आ रहा है? चाहे कुछ भी, कचौड़ी पकौड़ी गुजिया रसगुल्ला कुछ भी हो, सब घर पे बनाओ, घर पे खाओ। बाहर कई सब दुकानें बंद हैं, खाओ खूब अच्छा। हाँ, घर का बना हुआ खाओगे तो काफी कुछ शुद्ध होगा। समझ आ रहा है? आपकी सेहत के लिए फायदेमंद होगा। और आपके लिए जो भी ये नशे की चीजें थी, अब वो सब चीजें बंद हो गई, तो आप अपने घर में सौंफ खाओ, इलायची खाओ। समझ आ रहा है? इसके माध्यम से अपना मुंह दिन भर चलाओ। दिन भर मुंह चलाने की आदत तो पड़ी गई है, मुंह में कुछ ना कुछ तो भरे ही रहना चाहिए है? हाँ, तो अब रजनीगंधा, पान पराग, ये सब चीजें, तंबाकू, तलब, ये सब तो बंद हो गए। अब थोड़ा सा फिर भी लोग जो किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग से कर रहे हैं वो अलग मैटर है, लेकिन आपके लिए सबक है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास में जो होना चाहिए वो है, और आप एक अच्छा जीवन जिए। समझ आ रहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि हम ये एक अपने आप में विभाजन की रेखा खींच लें कि कौन सी वस्तुएं खाद्य हैं और कौन सी वस्तुएं खाद्य में नहीं आती हैं। ये नीति आयोगों को थोड़ा सा समझाएं लोग, जो लोग प्रवचन सुन रहे हैं। समझ आ रहा है? और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खेती के नाम पर जो आज नीति आयोग के लोगों ने या बड़े बड़े सेंट्रल में बैठे बैठे मिनिस्ट्री के लोगों ने जो खेती के नाम पर क्या क्या चीजें सामने ला रखी हैं, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर होनी चाहिए पढ़े लिखे लोगों के माध्यम से। समझ आ रहा है? ऐसे नहीं सुनेंगे ये लोग। पशुओं की खेती कैसे होने लगी ये हमें समझाए कोई व्यक्ति। मछली उद्योग, समझ आ रहा है? ये उद्योग में कैसे आ गया? इसकी खेती कब से होने लगी? मछली की खेती, मुर्गियों की खेती, अंडों की खेती, ये खेती नाम इसके साथ क्यों दिया जाने लगा? क्या समझ आ रहा है? आज तक किसी भी पढ़े लिखे वर्ग ने इस पर अपोज क्यों नहीं किया? मैं कह रहा हूं इस पर अपोज करना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी चाहिए कि क्या ये चीजें खेती में आती हैं? क्या खेती इसका नाम है? खेती किसको बोलते हैं? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, जो धरती उगले उसका नाम खेती है। क्या समझ आ रहा है? धरती में सोना भी निकलता है, पन्ने भी निकलते हैं, हीरे मोती भी निकलते हैं, और धरती पर जो खाद्यान्न पैदा होता है, जो फसलें पैदा होती हैं, वो किसी सोने हीरे मोती से कम नहीं होती हैं, क्योंकि वो सब हीरे मोती काम नहीं आएंगे, खेती ही काम आएगी। जो खाद्यान्न होगा उसी से आदमी का जीवन चलेगा। तो कभी भी ये अंडा है, मछली है, ये मांस है, ये तमाम तरह की जो चीजें आज हमारे सामने खाद्य के रूप में सामने आ रही हैं, लोग इनको खेती का नाम दे रहे हैं। क्या इसको खेती में शामिल किया जाना चाहिए? क्या ये खेती है?
ये तमाम बैंकों में भी इस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं कि ये खेती कर लो, इतना लोन मिलेगा, इस तरीके की तमाम तरीके की व्यवस्थाएं आज जो उपलब्ध हैं, ये सब व्यवस्थाओं पर भी हमें ध्यान दे करके इनको एक इस तरीके से विभाजित करना चाहिए कि यह व्यवस्थाएं एक भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं हैं। हमें तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए, दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। गेहूं अनाज बीज परदेश जा रहे, परदेश से फिर देश में ये खाद ला रहे, परदेश से फिर देश में ये खाद ला रहे। खेती को खत्म करने की साजिश है चल रही, मछली के दाने मुर्गियों की खेती बढ़ रही। अब मांस के व्यापार से ये देश चलेगा, पशु पक्षियों के खून से ये देश सजेगा। हर रोज भ्रष्ट व्यक्तियों की लिस्ट खुल रही, पेटेंट देश में हर एक चीज हो रही। सरकार की हर रोज फरमाइश तो देखिए, दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। कुछ और देखना, जो हमारे यहाँ शिक्षा पद्धति चल रही है उसको भी थोड़ा सा समझना है। शिक्षा के नाम पर यहाँ व्यापार चल रहे, शिक्षा के नाम पर यहाँ व्यापार चल रहे। होटल क्लबों के खेल भी कॉलेजों में चल रहे, शादी से पहले लड़कियों के गर्भ गिर रहे, अब गर्भ में ही भ्रूण कत्लेआम हो रहे। ममता ही मां की ना मिली तो पुत्री क्या करे, संस्कार ही नहीं मिले तो पुत्र क्या करे। बेटी बहू माँ बाप का लिहाज मिट गया, टीवी के नाटकों को देख धर्म लुट गया। इंसान की इस दौर में पैदाइश तो देखिए, दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। इतनी चीजें होने के बावजूद भी अभी कुछ चीजें और बची हैं जो हमारे लिए रोजगार की समस्याएं हैं, और जो हमारे लिए चीजें बाजार में आज उपलब्ध हो रही हैं उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बेरोजगार बढ़ रहा है, यंत्र बढ़ रहे, गांजा शराब के यहाँ ठेके हैं खुल रहे। बाजार में हर एक चीज मिल रही जरूर, लेकिन उसमें आती है गंध कोई दूर। बाजार में बंद पैकेटों में भोजन मिल रहा, बाजार में बंद बोतलों में तेजाब बिक रहा। दुनिया में हर एक चीज की प्राइस तो देखिए, इंसान की इस दौर में ख्वाहिश तो देखिए। दुनिया में तरक्की की नुमाइश तो देखिए। ये तरक्की जो आज हम देख रहे हैं, ये तरक्की वास्तव में
हमारे लिए हमारे भीतर के एक प्रसन्नता के सूचकांक को कम करने वाली तरक्की है। इसलिए इस तरक्की को हम तरक्की ना समझ करके हम आदमी हैं, इंसान के साथ में रह कर के खुश रहना सीखें, इसको हम तरक्की के रूप में लें, तो आज के इस देश में ज़्यादा खुशहाली होगी और ज़्यादा समृद्धि होगी। ऐसा सोच करके हर व्यक्ति को ये समझने की कोशिश करना है कि आज हम जिस भी स्थिति में हैं, हम अच्छी स्थिति में हैं। अगर हमारा देश विकासशील है तो विकासशील ही बना रहे, हमें विकसित देशों की होड़ में पड़ करके अपने लिए आपदाएं खड़ी नहीं करना है। इतना सा ध्यान रखने के बाद में सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए सीधा बैठना है। गर्दन सीधी, कमर सीधी, गहरी लंबी श्वास, अपने मन को प्रसन्न बनाएं। मन को चेहरे पर ले जाएं, चेहरे को प्रसन्न बनाएं। चेहरे की प्रसन्नता निरंतर बनाए रखें। आप महसूस करें, देखें भीतर से अपने आप को कि आप कितनी देर प्रसन्न रह सकते हैं। प्रसन्नता का भाव गिरना नहीं, गिरने नहीं देना, उसको जैसा का तैसा बनाए रखने की कोशिश करें। कोई विचार नहीं करना, सिर्फ ये देखना कि मैंने जिस प्रसन्नता के भाव से अपने मन को तैयार किया था, वह प्रसन्नता कितनी देर तक मेरे मन में बनी रहती है। अगर वह प्रसन्नता गिर जाए तो उसे पुनः फिर उसी लेवल पर लाने की कोशिश करना। चेहरे को प्रसन्न बनाए रखेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। अपना पूरा फोकस अपने चेहरे पर रखें। हमारे चेहरे की प्रसन्नता कम ना होने पाए। Be happy. फेस पर कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, केवल अपने आप को प्रसन्न रखने की प्रैक्टिस करें।
प्रत्येक श्वास लेते हुए उस प्रसन्नता को बाहर से भीतर ग्रहण करने का भाव करें। जो दुख है वो श्वास के साथ बाहर छोड़ दें। निश्चिंतता श्वास के साथ भीतर लें। ये फीलिंग लेते हुए कि मैं निश्चिंत हूँ। श्वास छोड़ते समय भाव करें मैं चिंता को बाहर फेंक रहा हूँ। मैं प्रसन्नता को ग्रहण कर रहा हूँ हर लेते हुए श्वास के साथ। मैं दुख को छोड़ रहा हूँ छोड़ते हुए श्वास के साथ। मैं निश्चिंत हूँ निश्चिंतता को ग्रहण कर रहा हूँ श्वास छोड़ते हुए मैं चिंता को छोड़ रहा हूँ। केवल इन्हीं दो भावों में श्वास का परिवर्तन बार बार बिना थके हुए अपने दोनों हाथ आकाश में उठाकर इस ब्रह्मांड के अंदर आवाज लगाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं निश्चिंत हूँ निश्चिंत हूँ प्रसन्न हूँ खुश हूँ। मैं निश्चिंत हूँ प्रसन्न हूँ खुश हूँ। मैं प्रसन्न हूँ खुश हूँ निश्चिंत हूँ। ओम अर्हं नमः 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 ओम अर्हं नमः। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आँखों पर रखें। ओम अर्हं परम शांति परम शांति परम शांति। शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी धर्मात्मा बंधु, देश काल की परिस्थिति के अनुसार अपने भावों को संभालने की एक साधना कर रहे हैं और करना भी चाहिए। आचार्यों ने कहा है कि जैसा देश हो जैसा समय हो उसी के अनुसार अपने आप को उस देश काल की परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना। ढालने का मतलब अपनी मानसिकता को उस रूप में बना लेना ताकि हमें उससे प्रतिरोध न करना पड़े। जैसा वातावरण बने उस वातावरण को स्वीकार करना। जो हमारे लिए देश काल की स्थिति बने उसको उसी रूप में स्वीकार करके अपने भावों में समता लाना और अपने भावों में देश काल की परिस्थिति के अनुसार ही उस परिस्थिति से जुड़कर
अपने भावों को क्लेश रहित बनाना, यह एक साधना मानी जाती है। अध्यात्म की यात्रा पर योग और ध्यान की साधना का विशेष महत्व है। योग के माध्यम से हमारे शरीर में जो आंतरिक अवयव हैं जो काम करते रहते हैं उनको बल मिलता है। हमारे शरीर में अनेक तरह के सिस्टम चलते हैं, श्वास उच्छ्वसन की प्रक्रिया चलती है, शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह निरंतर हृदय की माध्यम से शुद्ध होता रहता है। हमारे शरीर में जो आते हैं, लीवर है, किडनी है, ये सब सूक्ष्म अवयव हैं जो अपने अपने तरीके से सब अपना अपना काम करते रहते हैं। अगर हम इन सब अवयवों को अपना काम करते रहने के लिए एक आवश्यक जो सामग्री है और जो इनके लिए सहयोगी है, उस सहयोगी सामग्री को यदि हम प्रदान करते रहते हैं तो इनको भी काम करने में एक सहयोगिता मिलती है, सहूलियत मिलती है। अब आप सोचें कि हमारे शरीर में सभी अवयव अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं। किडनी का काम किडनी करती है, लीवर का काम लीवर करता है, लंग्स के काम लंग कर रहे हैं, और हमारा ब्रेन भी अपना काम करता रहता है। साथ ही साथ शरीर में जो हम भोजन लेते हैं उस भोजन का पाचन और निष्कासन इत्यादि ये सभी प्रक्रियाएं एक सुचारू रूप से यदि चलती रहती हैं तो हमारा शारीरिक एक बल है, स्वास्थ्य है, वो उत्तम बना रहता है। अब इसी को थोड़ा सा सहयोग प्रदान करने के लिए हम कुछ ऐसे साधन अपनाते हैं जिसके माध्यम से इन शरीर के अवयवों को ही अच्छे ढंग से काम करने में थोड़ा सा और आराम मिल जाए। जैसे कोई मशीन है और उस मशीन पर बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। अगर हम उस मशीन पर काम करने वाले लोगों को समय पर कुछ भी खाने पीने के लिए जो उन्हें थोड़ा सा अनुकूल है पहुंचा देते हैं तो उन्हें तुरंत एनर्जी मिल जाती है। इसी तरीके से कुछ योग ऐसे साधनाएं, योग के ऐसे आसन, योग की ऐसी मुद्राएं होती हैं जिनके माध्यम से हमारे शरीर को थोड़ा सा काम करने के लिए और अच्छा बल मिलता है, आराम मिलता है और हमारे शरीर के अवयव सही ढंग से काम करने लग जाते हैं। आपने योग आसनों के बारे में सुना भी होगा, अभ्यास भी किया होगा, और उसके अभ्यास से आपके लिए जो फ़ायदा महसूस होता है वो भी आपने अनुभव किया होगा। कुछ लोग फिर भी समय नहीं निकाल पाते हैं। इतना दुनिया में अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों के बताया जा रहा है कि हमें थोड़ा सा अपना सुबह का टाइम योग और ध्यान के लिए अवश्य निकालना चाहिए। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। शरीर के अंदर लंबे समय तक काम करने की जो एफिशिएंसी है वो भी अच्छी बनी रहती है और हमारे जो सिस्टम हैं शरीर के वो सही ढंग से काम करते रहते हैं और हमारा दिन भर का जो एक लाइफ साइकिल है हमारे दिन भर की, वो भी बिल्कुल एक शेड्यूल की तरह सही ढंग से चलने लग जाती है। अगर आप सुबह का समय योग और ध्यान के लिए निकालेंगे तो ये बात निश्चित है कि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। 8 बजे 10 बजे सो कर के उठने वाले कभी योग और ध्यान करने का भाव कर ही नहीं सकते। तो देखो, जैसे ही आप ये मन बनाओगे कि हमें सुबह योग और ध्यान करना है तो कम से कम आपको सुबह सूर्य उदय के साथ तो कम से कम उठना ही पड़ेगा। और इस समय पर लोगों को सुबह जल्दी उठने का एक मन बना लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि कहीं लॉकडाउन होने के कारण से आप लोग अपने घरों में और ज़्यादा देर से उठते हो और ज़्यादा लंबे समय तक सुबह सुबह पड़े रहने की इच्छा करते हो। ये भी सोच सकते हो कि अब करना भी क्या है दिन भर, सुबह सुबह क्यों जल्दी उठा जाए। तो ऐसा सोच कर के यदि आप देरी से उठेंगे तो उठ तो जाएंगे, क्योंकि उठना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको चिंता रहती है कि खाना पीना भी है। तो आप उठेंगे तो
देरी से उठ करके आपका दिन शुरू तो हो जाएगा, लेकिन आप ये पाएंगे कि दिन भर आपका वह दिन बिल्कुल जो है आलस के साथ बीतेगा। आपको जीने के प्रति भी उत्साह नहीं रहेगा। आपको धीरे धीरे मानसिकता में ऐसा लगने लग जाएगा कि हम आखिर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत हमारे लिए परेशानी सी पैदा हो रही है, हमें कुछ भी जो है अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हो रहा है। इस तरह से आपके दिमाग में धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लग जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अरहम टीम।